आओ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ जीके ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਅੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰਮ whom of the following did Sikhs took part in the non cooperation movement? non cooperation movement ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, पर फिर उस तो बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो पर किहदे कहण दे उत्ते कीता। सो ऑप्शन करिए सोहन सिंह पकना, बाबा खड़क सिंह, भाई महाराज सिंह, सरदार अजीत सिंह। तो इन्हां सारिਆਂ बारे भी सानू थोड़ा पता होना चाहिए। सो इहदा जवाब जिहड़ा की है इहदा बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह जिहड़े सीगे उस वेले SGPC, हाले SGPC उस वेले फॉर्मली नहीं सी बनी, ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮਲੀ 1925 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ SGPC ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ फिर सिखा ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विच हिस्सा लिता सी। तो इसका जवाब की होया बाबा खड़क सिंह। सोहन सिंह पकड़ा तुसीं जानते हो गदर मूवमेंट नाल रिलेटेड सीगे। भाई महाराज सिंह ये भी जिहड़े सीगे एंग्लो सिख वॉर तो बाद जिहड़े सीगे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे सीगे। सरदार अजीत सिंह ये तुहानूं पता होना चाहिए कि 1907 में भगत सिंह के चाचा जी उन्होंने जिहड़ी मूवमेंट लड़ी सीगी उन्हां दा नाम हैगा। सो इन्हां दा बाकियां दा भी सानूं पता होना चाहिए, पर अपना जवाब इत्थे की बनिया बाबा खड़क सिंह। और उस बाद नाल देखिए अपने कोल एक काइंड ऑफ जिंदुआ। जिंदुआ जिहड़ा सीगा तुहाडा यह डांस कौन परफॉर्म करता है? यह कल्ले मुंडे करते हैं, मेल करते हैं, फीमेल करते हैं, बोथ मेल फीमेल करते हैं, या नन ऑफ अबव? सो इसका जवाब जिहड़ा हैगा कि यह डांस जिहड़ा सीगा दोनों बंदे भी तो जनानियां भी दोनों कर सकते हैं। जिंदुआ डांस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। विच सिटी इज नोन एज पैरिस ऑफ ईस्ट? पंजाब का किहड़ा शहर है जिन्होंने पैरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो आई थिंक इसका जवाब सानू पता होना चाहिए, क्योंकि कपूरथला एक ऐसा शहर है जिहड़ा कि फ्रेंच आर्कीटैक्चर नाल जिहड़ा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। उत्थे दे जिहड़े पैलेसिस ने दे ओह फ्रेंच आर्कीटैक्चर के हिसाब नाल बनाए गए हैं। सो इसका जवाब की होया जी कपूरथला। हाँ जी। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ पैरोवाल इज कुरैक्ट? इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ ट्रीटी ऑफ पैरोवाल? ट्रीटी ऑफ पैरोवाल कदों हुई सीगी जी? ये हुई सीगी दसंबर 1846 दे विच यह ट्रीटी हुई सीगी। और क्यों हुई सी ट्रीटी? ये जदों कि पहला उस तो ट्रीटी हो चुकी सीगी और उहदे मुताबिक अंग्रेज़ां ने कश्मीर नूं लै लिया सीगा, और उहदे लैके जिहड़ा सीगा उन्होंने गुलाब सिंह उन्होंने बेच दिता सीगा। दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। और उहदे नाल नाल जिहड़ा सीगा जलंधर दुआब दा एरिया सी वो भी अंग्रेज़ां ने कब्जा कर लिया सीगा। पर उस ट्रीटी दे विच एक कंडीशन होर सीगी कि अंग्रेज़ां दीयां फौजां जिहड़ियां लाहौर दे विच रहणगियां वो दसंबर 1846 तक रहणगियां, और दसंबर दे विच वो वापस चलियां जाणगियां। तो जदों दसंबर दा टाइम आया तो उस वेले फिर ट्रीटी ऑफ पैरोवाल जिहड़ी सीगी वो कीती गई, और उहदियां दे विच किहड़ी शर्त जिहड़ी सी? ठीक है, इट वाज साइंड इन द ईयर 1846। हाँ जी ठीक है। रानी जिंदा वाज रिमूव्ड एट द रीजन एंड imprisoned एट द फोर्ट चुनार नियर वाराणसी। A council consisting of 8 Sikh members were created, headed by Henry Lawrence. Choose the correct option from the given below. Now, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, तो 1846 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸ ਰਿਮੂਵਡ ਐਟ ਦ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਐਟ ਚੁਨਾਰ ਨੀਅਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚੁਨਾਰ ਫੋर्ट। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, और उतों पेंशन तो भेज के इन्हों लाहौर तो जिहड़ा सीगा बेदखल कर दिता गया सीगा। और बाद विच उन्हां अंग्रेज़ां नूं लग्या कि राणी जिंदा दा इत्थे रहना ठीक नहीं है, और उहदे खिलाफ चार्जिस लगा के उन्होंने चुनार दा जिहड़ा किला है वाराणसी दे कोल पैंदा कोई 40-45 किलोमीटर दूर दे उत्ते उत्थे उन्होंने कैद किया गया सी। सो ये गलत है। काउंसिल ऑफ 8 सिख मैंबर आर क्रिएटेड अंडर हैनरी लॉरेंस, ये भी ठीक है। सो दैट मीनस पहलियां
ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली ते तीजी ठीक है ये। सो लेट अस सी पहली एंड तीजी ठीक है, और जिहड़ी सीगी सैकेंड जिहड़ी ऑप्शन सीगी वो गलत सीगी, क्योंकि इन ट्रीटी ऑफ पैरोवाल राणी जिंदा नूं कैद नहीं सी कीता गया, उन्होंने सिर्फ पेंशन ते भेजा गया सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बरीकियां हैगियां ने, तुहानूं पता होने चाहिए इन्नियां बरीकियां दा, क्योंकि अजकल दे एग्जाम दे विच ऐसियां चीज़ां पुछियां जा रही ने। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैट सरोवर वाज स्टार्टेड बाय डैश। हुण इत्थे सरोवर ने अमृतसर दे, आपां सारे जानते हैं सरोवरां बारे भी, पर इत्थे क्वेश्चन की हैगा कि किहड़ा सरोवर किहदे नाल एसोसीएटेड है, किहने उहदी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई सीगी, स्टार्टेड है इत्थे, स्टार्टेड किहने करवाई सीगी ओह। तो संतोखसर गुरु अर्जन देव जी, रामसर गुरु अर्जन देव जी, रामसर गुरु रामदास जी, अमृतसर गुरु अर्जन देव जी। तो आपां देखदे हां इत्थे इह कि किहड़ा संतोखसर जिहड़ा सरोवर है इहदी कंस्ट्रक्शन किहने शुरू कराई सीगी, इहदी गुरु रामदास जी ने शुरू कराई सीगी। अमृतसर दी इहदी भी गुरु रामदास जी ने शुरू कराई सीगी। रामसर दी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन हैगी है यह गुरु रामदास जी ने कराई सी नहीं, ये इन्हां ने नहीं सी कराई, यह गुरु अर्जन देव जी ने शुरू करवाई सीगी। सो इहदा जवाब की होएगा, रामसर जिहड़ा सरोवर है ये बाद विच बनिया सीगा, और इस जगह के उत्ते सानूं पता होना चाहिए कि गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना जी की सी वो रामसर दे विच कीती सी, और इत्थे ही फिर उन्होंने सरोवर भी बनवाया सीगा। तो शुरू भी करवाया और उहदे नाल उहदी कंस्ट्रक्शन भी पूरी की। दैट वाज रामसर दा सरोवर है, जिहड़ा कि असीं देखते हैं कि हरमंदर साहब दे नेड़े पैंदा है। तो इहदा जवाब की होया जी, बी ऑप्शन इहदा जवाब होया। अमृतसर सरोवर यह गुरु रामदास जी ने शुरू करवाया सीगा, अर्जन देव जी ने पूरा करवाया सीगा। रामसर जिहड़ा सीगा यह अर्जन देव जी ने ही शुरू कराया थे, उन्होंने ही पूरा करवाया सीगा। हू आर नोन एज निर्मला सिक्स, ठीक है जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिखां दे विच भी कई ऑर्डर है ऐसे है ने, जिवें अकाली हो गए जिन्होंने निहंग भी कह दिता जाता है, उदासी हो गए, निर्मले हो गए, ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे सैक्ट्स है जिन्होंने बारे सानू पता होना चाहिए। तो निर्मले कौन है ने, 6 सेंट बाय गुरु गोबिंद सिंह टू वाराणसी टू लर्न संस्कृत एंड लर्न इंडियन थियोलॉजी एंड फिलोसफी। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वाराणसी कुछ भेजे सीगे, सिख भेजे सीगे, और उन्होंने उत्थे हिंदुस्तान की हिंदू फिलोसफी ते संस्कृत ताकि वो भी पढ़ी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो वास्ते भेजा सीगा। Those who believe in Guru Granth Sahib but do not take अमृत, ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहब दे विश्वास रखते हैं पर अमृत नहीं छकते। फॉलोअर्स आर इन फिलोसफी ऑफ गुरु नानक ओनली, नन ऑफ दीज। तो इसका जो जवाब है दैट इज कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो कुछ सिख भेजे सीगे, उन्होंने कह के भेजा, पहला उन्होंने गुरु साहब ने अपने पंडित को बुला के कहा सीगा कि मेरे जो शागिर्द ने इन्हों संस्कृत भी पढ़ा दो, और इन्हों जो अपने स्क्रिप्चर्स है ने, हिंदू स्क्रिप्चर्स है ने, उन्होंने बारे भी जानकारी दो। पर उन्हें कह के मना कर दिता कि मैं शूद्रों को नहीं पढ़ाऊँगा या नीची जात वालों को नहीं पढ़ाऊँगा। फिर गुरु साहब ने कुछ अपने सिखां उन्होंने उच्च कास्ट के सिख कह के वाराणसी भेजा, तो उत्थों जाके वो फिर पढ़ के आए थे, और ये आम तौर पर भगवे कपड़े पहनते हैं, और इन्होंने सिख पंथ की बहुत सेवा की है। तो इसका जवाब जो सीगा दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। हू इज द चीफ सैकटरी ऑफ पंजाब एट प्रेजेंट, इस वेले पंजाब का चीफ सैकटरी, देखो जिहड़ी सब ब्यूरोक्रेसी दे विच सब तो वड्डी पोजीशन किहड़ी हुंदी है, वो चीफ सैकटरी की होंदी है। और चीफ सैकटरी इस वेले पंजाब का कौन है, जिहड़ा कि सारी कैबिनेट के काम नूं जिहड़ा देख रेख करता है, और सरकार के काम के जैसे ओवरऑल इंचार्ज होंगे, वो कौन है इस वेले, वो है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा इज द राइट आंसर। भावें यह सीनियोरिटी दे विच हाईएस्ट रैंक के उत्ते नहीं है, सीनियोरिटी दे विच पिछे ने, पर फिर भी सरकार ने अनुराग वर्मा नूं जिहड़ा चीफ सैकटरी बनाया, और बाकियां नूं एडिशनल जिहड़े चीफ सैकटरी दे डेजिग्नेशन दिता, जिहड़े इन्हां तों सीनियर सीगे। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ डैश फॉल्स इन डैश एरिया ऑफ पंजाब। तो ये की हैगा कि किहड़ा शहर किहड़े दे विच पैंदा है, वो असीं
ਕਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਝਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਬਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਮਾਝਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਆਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਬੀਸੀਜਡ, ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਸੀਜਡ, ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठा है इत्थे, तो दैट इज हाउ इट शुड बी हियर। बीसीज्ड, बीसीज का मतलब की होया कि उत्थे घेरिया गया, इनू घेर लिता गया है ना, उत्थे घेरिया गया, ये बीसीज हो गया। बाय द फोर्सेस ऑफ एम्परर, किहड़े बादशाह ने उन्होंने घेरिया सीगा, एंड फ्रॉम हेयर ही वॉज एबल टू एस्केप, जितों के बंदा सिंह बहादुर भज के निकल गया। और एम्परर मेड इट ए पॉइंट टू गो एंड स्टे एट डैश, और बादशाह जिहड़ा सीगा ओह बंदा सिंह बहादुर नूं पकड़न वास्ते एक जगह दे उत्ते गया और उत्थे ही रुकिया, ओह उत्थे ही उहदी मौत भी उत्थे ही हो गई सीगी फिर जाके। सो उहदा नाम की सी ते कित्थे गया सीगा, ठीक है जी। तो पहला जवाब औरंगजेब ते सरहंद, ठीक है जी, ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मौत 1708 में हो गई सी, 1707 में हो गई सी, और बंदा सिंह बहादुर तो गुरु साहब ने 1708 में मिलिया सीगा, तो ये जवाब गलत होया। और फिर असीं देखते फारूक सियार, फारूक सियार तो 1713 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, और ਜਿਹੜਾ ਬਸੀਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹ 1710 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। दैट मीनस ये जवाब भी गलत होएगा। पर फारूक सियार के टाइम के उत्ते बंदा बहादुर की शहादत हुई सी 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ कि थानू याद होनी चाहिए है। बंदा बहादुर की शहादत फारूक सियार के टाइम के उत्ते हुई सीगी। और जहंदर शाह ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸੀਜਮੈਂਟ 1710 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ बहादुर शाह जिहदा दूजा नाम एक होर हैगा सीगा, दूजा नाम की सी बहादुर शाह, वो सी शाह आलम। गल ये हुई सी कि जिन्हां सरहंद दा सूबेदार वजीर खां उहदे खिलाफ एक्शन लिता जाएगा। जदों शाह आलम या बहादुर शाह ने कोई एक्शन नहीं लिता तो गुरु गोबिंद सिंह साहब हजूर साहब ही रुक गए सीगे। और उस तो बाद बंदा बहादुर उन्होंने मिलिया, और बंदा बहादुर उन्होंने फिर पंजाब च भेजा सीगा एक्शन करने वास्ते। और उन्हें फिर जाके लोहगढ़ जिहड़ा कि जगाधरी दे नेड़े पैंदा है या यमुनानगर जिले दे विच पैंदा है, उत्थे जाके जिहड़ा सीगा उन्हें अपना किला वो बनवाया सीगा। उत्थे जाके उन्हें अपनी राजधानी डिकलेयर की। और जदों उत्थों बंदा बहादुर भज के निकल गया तो बहादुर शाह फिर लाहौर चला गया, क्योंकि पंजाब दे विच रहना उहदे वास्ते जरूरी हो गया सी कि जब पंजाब हथों निकल गया, बंदा बहादुर ने पढ़िया नहीं गया, तो लोगों को लगूगा कि बादशाह की चलती नहीं है, तो इस करके फिर वो लाहौर गया। और 1712 के असीं देखते हैं कि उसकी मौत भी हो गई सी, और उस वेले तक बंदा बहादुर नहीं पकड़िया गया। सो जवाब की है साडा इत्थे है, इत्थे जवाब है साडा है बी ऑप्शन लाहौर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज वॉर्न बाय मेन, आदमी जिहड़े सीगे इहदां विचों किहड़ा जिहड़ा सीगा ऑर्नामेंट वो पहनते ने। सो इहदा जवाब किहड़ा है जी साडा है? इहदा जवाब है सरपेश, कि पग दे उत्ते भी लगाया जाता है, या ठीक है जी, या मुकुट टाइप होंदा है, ठीक है जी। सो इहनूं की कहा जाता है? इहनूं सरपेश कहा जाता है, जिहड़ा कि पग दे उत्ते लगाया जाता, अपने सिर दे उत्ते लगाया जाता। Which of the following Sufi saint does not belong to चिश्ती सिलसिला? चिश्ती सिलसिला दे विच इन्हां विचों किहड़ा सूफी संत हैगा जिहड़ा कि
चिश्ती सिलसिले में बिलोंग नहीं करता। तो ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ थोड़ा जिहा जे आपां होर चलीए इत्थे पहला ये सब तो पहला देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला किहने शुरू किया सीगा। चिश्ती सिलसिला शुरू किया सीगा जिहड़ा दा अजमेर दे विच जिहड़ा सीगा चिश्ती दरगाह हैगी है उन्होंने शुरू किया सीगा। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾगिर्द कौन ਸੀਗੇ बख्तियार काकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द ਸੀਗੇ। बख्तियार काकी ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द कौन ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ फरीदुद्दीन गंज शंकर। और फिर उन्होंने तो बाद असी देखते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया ये भी जिहड़े सीगे इन्हां दे अगे फॉलोअर सीगे। सो शेख अहमद सरहंदी वॉज द परसन जिहदा कि चिश्ती सिलसिले में बिलोंग नहीं करता सीगा। ये नक्शबंदी सिलसिले में बिलोंग करते सीगे। नक्शबंदी किहड़ा जी नक्शबंदी सिलसिले में बिलोंग करते सीगे। सो ऑप्शन साडा जवाब की होया शेख अहमद। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड शुक्र चकिया बुद्ध सिंह बहुत सिंह नहीं है बुद्ध सिंह है जी ये ठीक है जी। निशान सिंह वालिया दसवंता सिंह भंगी हरी सिंह नकई जय सिंह नॉट करेक्टली मैच्ड। सो नॉट करेक्टली मैच कौन है जी ये जय सिंह क्योंकि जय सिंह और नकई जय सिंह ने कन्हैया मिसल जी सी वो बनाई सी कि जी कन्हैया। तो यदा जवाब की होया साडा ये नकई जी सी वो जय सिंह ने नहीं बनाई जय सिंह ने कन्हैया मिसल जी सी वो बनाई सी। In June 2022, a National Green Tribunal monitoring committee stressed on the depleting groundwater in Punjab. It cited a report which noted the state is left with groundwater to last for dash year 2022 ਦੇ क्योंकि किते ना किते पंजाब ਦੇ करंट अफेयर भी मैटर कर जाते हैं। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ एक न्यूज़ आई सीगी कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ग्रीन या अपनी जी वनस्पति हैगी उन्होंने प्रोटैक्ट करने वास्ते ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो इन्हें कहा सीगा कि पंजाब दे विच पानी जिस तरीके नाल वरत्या जा रहा है वो बस इन्ने साल ही पंजाब का ग्राउंड वाटर बचेगा उस तो बाद खत्म हो जाएगा। सो इन्हें किन्ने साल कहा जी 23 साल नहीं 8 साल नहीं 37 नहीं कहा 2022 कहा कि सिर्फ 17 साल तक जिहड़ा सीगा 17 साल बाद पंजाब जिहड़ा सी बंजर हो जाएगा इसका ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। हजरत पीलू इज नोन फॉर हिज रोमांटिक एपिक। हजरत पीलू ने किहड़ी रोमांटिक एपिक जिहड़ा सीगा वो लिखिया सीगा। इन्हें काफियां लिखिया है पूरन भगत लिखिया है या ससी पन्नू लिखिया है या मिर्जा साहबा ने लिखिया है। पीलू की सब तो मशहूर जिहड़ी सीगी वो किहड़ी है जी वो मिर्जा साहिबा हैगी है। सो जवाब जिहड़ा किहड़ा होया मिर्जा साहिबा। नी तू मंदा कीता साहिबा मेरा तरकश दिता जंड। हाँ जी एज पर शाह कमीशन रिकमेंड है चंडीगढ़ वॉज टू बी जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कैपिटल ऑफ पंजाब ओनली शुड बी गिवन टू हरियाणा शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो 60-40। तो जो शाह कमीशन 1966 में जो पंजाबी सूबा मूवमेंट चली और इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन अपॉइंट किया पंजाबी सूबा मूवमेंट मुख रखते हुए और उस मनते हुए तो फिर शाह कमीशन ने डिसाइड करना सी किहड़ा इलाका पंजाब कोल रहेगा तो किहड़ा हरियाणा कोल जाएगा किहड़ा हिमाचल कोल जाएगा। तो उस तरीके नाल चंडीगढ़ किहदे कोल जाएगा शाह कमीशन ने की डिसाइड किया सीगा। शाह कमीशन ने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ किहदे कोल जाएगा यह हरियाणे कोल जाएगा। तो दैट वाज द आंसर। मैच करना जी आपने इत्थे कि नामधारी मूवमेंट किहने शुरू की सीगी ठीक है जी या इहदे कौन एसोसीएटेड सीगा निरंकारी मूवमेंट जिहड़ी सीगी किहने शुरू की सीगी और आर्य समाज मूवमेंट किहने शुरू की सीगी। सो साडे जवाब की है जी इहदे इत्थे है कि नामधारी मूवमेंट नाल बाबा बालक सिंह एसोसीएटेड ने निरंकारी मूवमेंट नाल जिहड़े सीगे अपने
ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ RS ਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ A ਨਾਲ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ B ਨਾਲ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज वास्ते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए 60 जो हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है उसके कंटिन्यूशन करते हैं, उसके क्वेश्चंस को देखते हैं एंड डिटेल में एज यूजुअल। आप लास्ट में अपने मार्क्स टैली कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एग्रीड फॉर ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव इन फील्ड्स इंक्लूडिंग एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमी विद विच कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपका टाई अप किसके साथ हुआ है, फ्रांस एंड UAE के साथ कंबाइंड एक कॉर्पोरेशन हुआ है। P.K. Rosie, who was honored in the Google Doodle, was the first actress to be in which language? कौन सी लैंग्वेज की वो पहली एक्ट्रेस है जिसे Google Doodle ने ऑनर किया है? तो P.K. Rosie मलयालम एक्ट्रेस है, ठीक है। Which union ministry launched the mission Antyodaya Survey MAS 2022-2023? तो this was done by Ministry of Rural Development, ठीक है। अंत्योदया पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए स्कीम थी। The GDP growth rate of which of the neighboring country of India was recorded as 7.10% for financial year 2022? तो it was of the Bangladesh, ठीक है, बांग्लादेश का हुआ था। For which film Will Smith won the Oscar Best Actress? ठीक है, तो this was King Richard। एक्टर आएगा, एक्ट्रेस नहीं आएगा, एक्टर होगा, ठीक है। Which institution released the report titled Life Lesson for India? तो this was done by International Energy Agency। मोदी जी ने इसको बहुत प्रमोट किया था लाइफ को। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज हेल्ड इन विच सिटी? तो इट इज इन मुंबई। ये पूरा एरिया है काला घोड़ा, अगर आप कभी जाएं तो, ठीक है, काला घोड़ा के पास, ठीक है। एक वहां पे स्टैचू बना हुआ है इसका। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? तो इट वाज इंडियन पूछा क्लास, CD देशमुख है। अगर वैसे ही फर्स्ट गवर्नर पूछा होता तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसका आंसर हो जाता। Which of the following mountains are called as mountain of accumulation? जो बाद में इकट्ठे होकर बनते हैं तो इनको बोला जाता है volcanic mountain। उनका लावा इकट्ठा होता है, उसके बाद वो माउंटेन बनता है। Which among the following mountain peaks is highest peak in India? Highest peak in India, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। 8598 मीटर्स का है ये। स्वराज पार्टी was formed by, तो it was formed by CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड थर्ड पर्सन was NC केलकर, ठीक है। सिराजुद्दौला was defeated by Robert Clive in which battle? So he was got defeated in the Battle of Plassey, 17 जून 1757 against the Robert Clive, ठीक है। The title given by British government to Mahatma Gandhi for which he surrendered during the non-cooperation movement was? तो it was कैसरी हिंद। 1915 में जब वो भारत लौटे थे तो लॉर्ड हार्डिंग ने उनको ये सम्मान दिया था फॉर हिज एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द बोर वॉर। Who among the following introduced the Vernacular Press Act? तो it was Lord Lytton जिन्होंने Vernacular Press Act की शुरुआत की थी। For election to the पंचायत, the State Election Commission will be appointed by, तो it was appointed by the Governor of the state, ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन पर स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है क्लास, ध्यान रखिएगा। Who of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? तो it was Justice Mohammad Hidyatullah। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। An accused of any offense cannot compel to be witness against himself, which article the constitution provides for this? मतलब आप खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। द पर्सन हु हैज बीन ब्रॉट टू द कोर्ट इज इनोसेंट, यानी जिस व्यक्ति को आपने कोर्ट के सामने पेश किया वो इनोसेंट होता है, वो निर्दोष होता है। सामने वाले मुवक्किल की, प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका क्राइम प्रूव करे। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, सेक्शन 3। बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट? तो बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इधर बाय लोकसभा और बाय राज्यसभा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, गलत है, ठीक है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, दिस इज ट्रू। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं क्लास, सिर्फ लोकसभा है, राज्यसभा से एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। राज्यसभा से एलिजिबिलिटी आती है आपकी वाइस प्रेसिडेंट की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। Who among the following is responsible for revenue distribution between the state government and local government? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होती है। A money bill is accepted in लोकसभा, राज्यसभा can withhold for maximum up to 14 days के लिए वो उसको अपहोल्ड कर सकती है, सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है।
Who succeeded Aurangzeb after his death in 1707? तो it was बहादुर शाह वन, इन्हें शाह आलम प्रथम का भी टाइटल दिया जाता है. Who emerged victorious in the first Anglo-Mysore war? तो it was Hyder Ali who defeated the Britishers followed by the Treaty of Madras. Where is the Loktak Lake situated? That is in Manipur. ठीक है, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये लोकतक लेक. Who among the following which among the following language is not there in the 8th schedule of the Constitution? तो राजस्थानी नहीं है, लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड राजस्थानी और इंग्लिश जो कि 22 भाषाओं से बाहर है 8वें शेड्यूल में, दोनों में अवार्ड देती है. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं. तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम लोग आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं. तो मैं आशीष आज के सामने फिर से हाजिर हुआ हूं तो मॉक नंबर 62 के साथ, और ये हम यहाँ पे काम करते हैं. चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? तो सबसे पहले कौन सा था? मैनचेस्टर मार्क 1, एडवेक या फिर यूनिवेक? तो जो सबसे पहला था वो था यूनिवेक. आप लोग क्या है यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू द हायर लेवल? ठीक है, तो वो कौन होता है? आपके पास हब है, रिपीटर है, स्विच है, या HIDS है. दैट इज कॉल्ड आपके पास रिपीटर. रिपीटर जो होता है वो रीट्रांसमिट आपके पास यहाँ पे चीज़ों को कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाट फीचर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? आउटलुक क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है, बिल्कुल जी है. एड्रेस बुक की तरह यूज़ होता है, बिल्कुल होता है. टास्क मैनेजर की तरह होता है. मतलब यहाँ पे सारे के सारे टास्क जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन. कैसे? जैसे आप लोग जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल में सारे के सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. सिमिलर इंटरफेस आपके पास एक आउटलुक का भी है, वहाँ पे भी सारे के सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. सो आंसर क्या बनेगा आपके पास? डी ऑप्शन. नेक्स्ट, इंटरनेट एस्क्रो इज अ टर्म मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये आपके पास एस्क्रो क्या है? इंटरनेट एस्क्रो क्या है? ये बहुत एक कॉमन टर्म है. तो ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या प्राइवेसी सिक्योरिटी, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट. तो इंटरनेट एस्क्रो क्या है? आपके पास ऑनलाइन जब भी आप लोग शॉपिंग करते हैं, मतलब ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप कोई भी काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट एस्क्रो. उसे क्या बोला जाता है? इंटरनेट एस्क्रो. ठीक है, तो होपफुली बात आपको क्लियर है. नेक्स्ट क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल मेंटेन योर कंप्यूटर? कौन सी चीज़ें यहाँ पे जरूरी हैं? तो बैकअप ऑफ योर डेटा, आपको बैकअप लेके रखना चाहिए. ऑर्गेनाइज और इंस्टॉल डिस्क आपको होना चाहिए. रन एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर स्कैन आपके सिस्टम में होने चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो मेरे को लगता है ये सारी की सारी चीज़ें, और मैं समझता भी हूँ आपके सिस्टम में हैं भी, और यूज़ भी आप लोग करते हैं. तो आंसर फिर से क्या बनेगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर यहाँ पे बनेगा, जिनका कि आप लोग यूज़ यहाँ पे करते हैं. नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, आपके पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड अप अ लेयर 3 स्विच? अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या रहेगा वो देख लेते हैं. हब, स्विच, राउटर. तो इसका आंसर है स्विच और राउटर, ये दोनों के दोनों इसमें यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन इसका बनेगा. ये आपको सिर्फ याद रखना है, और इसका आपके लिए इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है. चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, विच ऑफ दीज की विल एंड द स्लाइड शो? इनमें से कौन सी ऐसी की है जो कि एंड करती है स्लाइड शो को? एस्केप, F7 स्पेस, या फिर एंटर? एंटर से तो नहीं होता है, आपको मालूम है. स्पेस से भी नहीं होता है, नहीं होगा. एस्केप का मतलब होता है एग्जिट. आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से क्या कर जाते हैं? एग्जिट कर जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं. तो एग्जिट इसका मीनिंग होता है. तो आंसर आएगा एस्केप. होपफुली बात ये भी क्लियर है. नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज? इनमें से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है जो कि बड़ा कॉमन आप लोग आज की डेट में यूज़ यहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहले कोरल ड्रो, MS एक्सेल, MS वर्ड. देखो ये ऑप्शन तो पहले ही कट रही हैं. ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता. तो अब आपको नहीं मालूम था, तभी भी आपने कटिंग करके यहाँ पे लगा लिया कि कोरल ड्रो जो होगा वो क्या है? ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू सारा का सारा ग्राफिक का काम आप लोग आज की डेट में यहाँ पे करते हैं. ओपन फॉर ऑल है, फ्री, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. बाद में पेड अगर लेना चाहें वर्जन, वो भी अवेलेबल है. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्या है? डैश हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 17 GB इफ़ बोथ लेयर एंड बोथ साइड आर यूज. तो आपके पास यहाँ पे बोथ लेयर और बोथ
साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो CD में तो कभी नहीं होता, DVD में होता, दोनों तरफ यूज़ किया जा सकता है और डबल लेयर में भी काम किया जा सकता है। तो रैम तो कभी आंसर नहीं बनेगा, फ्लॉपी कभी आंसर नहीं बनेगा। CD है नहीं तो बचा क्या था, DVD ही तो बचा था। कई बार DVD का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले जाता तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, समटाइम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लिखा हुआ भी आ जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, DVD ROM। ठीक है जी। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको सारे के सारे आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो आज फिर से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं इस मॉक टेस्ट के साथ में। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट में। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन आपके पास है और एक एक करके हम इसे सॉल्व यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, क्या लिखा है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड जो है और करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा आपके पास, आर का नंबर 18, BA का नंबर 1, BA का नंबर 1। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों में पहले नंबर पे आएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 6 है तो आपके पास ये जो है पहले नंबर पे जो आने वाला है वो टर्म है 4 जो है पहले टर्म पे आएगी। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, ये 6 था, ये 14 था। तो 2 नंबर पे तो यही आएगा। तो इन दोनों में से आंसर कुछ भी हो सकता है, सेकंड। ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों में हो सकता है। अगर थर्ड की बात कर रहे तो O का नंबर 15, R का नंबर 18। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा आपके पास 3। अब यहाँ पे 1 और 5 में आपको चेक करना पड़ेगा जी। 1 और 5 में अगर मैं बात करता हूँ, R तो 18 होता है, O 15 होता है, I 9 होता है। तो I पहले आ जाएगा, तो आपके पास C ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास D ऑप्शन आ जाएगा। मैं सिर्फ कटिंग आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कटिंग अगर आपने कर ली तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इसके लिए पोजीशन अल्फ़ाबेट अगर की याद हो तो और भी ज़्यादा जल्दी आप लोग इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या है, कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, EF GHIJ और K, और इसका कोड क्या है, VUTSRQ ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन एक बार प्लेस करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 5 है और 22 है, ठीक है। 6 है, 21 है, 7 है, 20 है बेटा, 8 है, 19 है, 9 है, 18 है, 10 है, 17 है, और आपके पास 11 है, 16 है। तो सभी का मेरे को जितना समझ में आया कि लेटर का अपोजिट सम कितने के बराबर बन रहा है, यहाँ पे 27 के बराबर यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें भी वही करना है, लिमिट का कोड निकालना है, LIMIT। कटिंग लगाते हैं तो L का कोड होता है 12 और I का होता है 20। यहाँ से तो अगर मैं बात करता हूँ 20 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 7 पे आता है G। तो पहले जो ऑप्शन G से स्टार्ट नहीं होता वो काट दो, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 12 में अगर मैं कितने ऐड करूँगा, 15। अगर 15 की बात कर रहा हूँ, 15 पे आता है O, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गए। बस आंसर सीधा ही आ गया B ऑप्शन। कटिंग लगाना सीखो इस तरीके से, 12 15 27, 12 15 27, तो ऑप्शन चेक करें, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन डायरेक्ट। चलो जी नेक्स्ट, ये देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब इसमें चेक क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। आपको रॉन्ग टर्म यहाँ पे कलेक्ट करनी है, रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो अगर सबसे पहले बात करता हूँ, दोनों के बीच में क्या है, +4। इन दोनों के बीच में क्या है, +4। इन दोनों के बीच में क्या है, +4। इन दोनों के बीच में अगर क्या है, +4 है ना। 11 + 4 15, 12 + 4 16 होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म आई वो 17 आई। तो C ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। C ऑप्शन सीधा आंसर आ गया। 17 आपके पास गलत है, तो यही आपका आंसर है जो गलत आपको निकालना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट सीरीज से है। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ B-A B-B-C-A-B-C-A-B-B-A-B, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पेयरिंग आपको बनानी पड़ेगी बेटा। तो एक बार पेयरिंग कैसे बनाएंगे वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 के पेयर बनाएंगे। पहले 4 4 के बना के देखें, 1 2 3 4, 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी, तो आपके पास बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, यही सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, यही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आएगा क्या, सी, यहाँ से आएगा ए बी और सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये बी सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़ आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्या है आपके पास, एनोलॉजी का है। बी ए सी का कोड है डी ई एफ। नंबरिंग डालते हैं बेटा एक बारी। तो 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, 3 है और 6 है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 में प्लस ऑफ 2 हुआ है, यहाँ पे प्लस ऑफ 4 हुआ है, यहाँ पे प्लस ऑफ 3 हुआ है। तो यही यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे NOP है, ऊपर आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हो तो प्लस हुआ है, नीचे से ऊपर आएंगे तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। इसका नंबर है 14, इसमें है 15 और इसमें है आपके पास है 16, है ना। तो 14 में 2 कम कर दो तो कितना आएगा, 12, 12 पे आएगा L। सीधा ऑप्शन देखो, ये कैंसिल आउट सारे हो गए। LKM चेक कर लो, LKM देख लो, 12 है, 11 है और 13 है। 12 में प्लस 2 ऐड किए, मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, प्लस 2 किए, सेम, ठीक है। प्लस 11 प्लस 4 15 होते हैं और यहाँ पे प्लस 3। तो सीधा ऑप्शन ऐसे काटा करो। आप कटिंग अगर लगाते हो तो चीज़ें जल्दी हो जाएगी, क्योंकि कटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में पूरा नहीं करना बैठना है, कटिंग लगाओ, बात खत्म, ठीक है, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आपके पास। यहाँ पे फिर से इसको कटिंग में अगर लगाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसका कोड निकालना है, POSC। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये 87 लिख रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 8th रो और 7th कॉलम में बना के पे आपके पास क्या बनना चाहिए, P। 8th रो 7th कॉलम, 8th रो 7th कॉलम P बन रहा है, आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 68, 6th रो 8th कॉलम P बन रहा है, हो सकता है। नेक्स्ट है 75, 7th रो 5th कॉलम P बन रहा है, ये भी हो सकता है। 56, 5 6 ये भी बन रहा है। अब देखो अगर सारे के सारे बन रहे हैं तो आंसर तो एक ही होगा ना, सारे तो नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट से चेक करता हूँ। लास्ट में क्या निकालना है, E। लास्ट में क्या निकालना है, E। तो E का कोड यहाँ पे है 43। 4th रो और 3rd कॉलम D बन गया, बनना था E, कैंसिल आउट। अगला है 1 4, 1 4 की अगर बात करता हूँ, 1 और 4 F, E बनाना था, गलत। अगला है 2 1, 2 और 1 F, गलत, तीनों गलत। अब एक ही बच्चा, चेक करो चाहे ना करो, 0 1 E यही होता है, देख लो 0 और 1 E ही बन रहा है, खत्म। तो हमेशा कटिंग पे ध्यान दे। अगर आपको रीजनिंग का निकालना है तो कटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ अब एक क्वेश्चन इसमें कटिंग नहीं लिख सकती, इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या है, कशिश गोज 30 मीटर टू नॉर्थ। कशिश जो है 30 मीटर जाती है नॉर्थ के ऊपर, ठीक है। देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी मीटर ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बचा है, 10 आपके पास बचा है। तो आंसर क्या आ गया, B फॉर बॉम्बे। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज, मैन आदमी बोलता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। अब साहब ने बोला क्या गया है, स्पीकर कौन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। स्पीकर कौन मिल गया, मैन मिल गया, स्पीकर मिल गया मैन, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ मेरी वाइफ होगी, उसकी आगे फर्दर कौन है, बेटी है, तो मेरी भी तो बेटी ही होगी। हाउ इज द वुमेन, अब ये जो आई है ये कौन है, वुमेन, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, अब ये वुमेन जो है मैन की क्या लगती है, बेटी लगती है, डॉटर लगती है। तो आंसर इज बी ऑप्शन,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, ये आपके पास रैंकिंग से है। रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ 29 बॉयज। तो रोहित जो है 17th है आपके पास लेफ्ट हैंड से ऑफ 29, आपके पास यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 29 है। एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट। अब देखो थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो, अगर 17 बंदे यहाँ से है, 17 बंदे वहाँ से है, तो 34 बंदे तो हो गए हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और टोटल मेरे पास 29 है, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात का सिंपल सा मीनिंग पता क्या हुआ? इस बात का सिंपल मीनिंग अब यहाँ पे ये बना कि आपके पास बच्चे तो आपके पास टोटल 29 ही हैं, पर जो लेफ्ट साइड था ना रोहित, वो यहाँ पे कहीं बैठा होगा, और उसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? लेफ्ट साइड से 17 होगी, ठीक है। एंड आपके पास करण की वैल्यू भी 17 होगी, कहाँ से? फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ से भी आपके पास करण की वैल्यू 17 होगी फ्रॉम द राइट हैंड। अब आपके पास क्या पूछा है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन इन अ रो। तो जरा थोड़ा सोच के देखेंगे हम लोग, अगर जरा थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है? रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ अ 29 बॉयज एंड करण इज 17 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। देन हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन देम। अब आपसे पूछा गया कि दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। आप लोग कुछ चीज़ें ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि 29 टोटल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बनाऊँ इस चीज़ को अगर मैं कुछ ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, कि टोटल अगर 29 लाइनें लगा दूं, 17 एक तरफ से 17 एक तरफ से, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए मैं चलो यहाँ बना लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 17 इस तरफ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे आ गया 17। अब यहाँ से भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं बीच में? 3, बात खत्म। ये था इसमें, ये था इसमें, बस। तो कितने हैं? 3। डन। होपफुली बात आपको क्लियर है, होपफुली बात आपको क्लियर है, ठीक है जी। ऐसे थोड़ा कर लेंगे तभी भी हो जाता है, पर ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा। तो बीच में कितने हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सेकंड डे ऑफ अ मंथ, मतलब 2 तारीख, सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, 2 तारीख को क्या है? फ्राइडे है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ विच हैज 31 डेज। अगले महीने की आखिरी तारीख को क्या होगा, और अगले महीने की जो आखिरी तारीख है वो 31 है। भैया पहले ये तो पता लगे कि ये जो महीना था वो कितने दिनों का था। ये आपके पास 28 दिनों का था, 29 दिनों का था, 30 दिनों का था, या 31 दिनों का था। तो ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कभी आंसर कर ही नहीं पाऊंगा। सिर्फ आंसर कर दो, डेटा इनएडिक्वेट, हम नहीं बता सकते भैया, हम बता ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? तरीका ही नहीं है कोई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? मेटल, आयरन एंड क्लोरीन। अगर मैं बात करता हूं तो पूरे के पूरे आयरन क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और क्लोरीन क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो अगर यहाँ पे सिंबल्स की अगर बात करते हैं तो देखते हैं सिंबल्स में क्या लिखा हुआ है। इंटरचेंज करने हैं आपके पास, ठीक है। प्लस की जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिंबल है, ठीक है। प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस होगा, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस होगा, और 2 की जगह पे 4 होगा। तो यहाँ पे सभी जगह माइनस माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस आना है, माइनस माइनस और माइनस माइनस, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार जरा हम इन ऐसे जब भी इंटरचेंजिंग के क्वेश्चन आते हैं तो स्टार्टिंग से ना, इसे आखिर से स्टार्ट किया करें। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 4 - 6 = 8। तो प्लस की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस की जगह पे क्या आएगा? प्लस। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, और 4 की जगह पे 2, 6 का वैसे ही रहेगा, = 8।
अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे आप 6 + 4 10 - 2 8 8 = 8 जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और बनेगा ही नहीं। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ये मैं बोलूँगा लक बाई चांस हमारे पास ऐसा हुआ कि डी बन गया, अदरवाइज हमें सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। एग्जामिनर अक्सर ऐसे देता है कि वो सारे हमसे चेक करवाएगा, पर आप कोशिश करेंगे तो आप भी लास्ट से चेक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8 = 8 जो है आपका आंसर यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। होपफुली बात आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांटिटी पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स आफ्टर 48 इनिंग्स इज 49। के 48 इनिंग्स के बाद जो उसका एवरेज स्कोर है वो 49 है। ठीक है, इन 49th इनिंग द प्लेयर स्कोर 98 रन्स, और अगली इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है, 98 स्कोर किया है। इन द 50th इनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2 दैट इट वाज बिफोर 50th इनिंग। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 49th इनिंग तक जो उसका एवरेज था उसमें अगर वो चाहता है कि +2 हो जाए तो उसको 50th इनिंग में कितने रन बनाने होंगे। एक देखिए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो 48 इनिंग्स का एवरेज कितना था, 49 था, और जो 49th इनिंग हुई है उसमें स्कोर कितना किया, 98। 98 को अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो ये 49 का डबल है। मतलब पहले का एवरेज कितना था, 49, उसने हर इनिंग के हिसाब से 1 रन एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, 1 रन एक्स्ट्रा बनाया है तो मैं कह सकता हूं कि उसका एवरेज 49 से 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो अब उसका एवरेज 50 है और हर इनिंग में उसको 2 रन और एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो मतलब 100 + 50 150 उसको स्कोर करना पड़ेगा 50th इनिंग में, अगर वो चाहता है उसका एवरेज क्या हो जाए, 2 से इंक्रीज हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 150 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:4। ए और बी की जो एज का रेशियो है वो कितना है, 7:4 है। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago, मतलब 4 साल पहले। तो मतलब 4 साल पहले का रेशियो कितना है, 2:1। अभी का रेशियो कितना है, 7:4। अभी का रेशियो कितना है, 7:4। देखो ये डिफरेंस कितना है, 3। तो क्या करो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर पहले ये 6 और 3 है तो अभी का रेशियो कितना है, 7:4। देखो 1 का डिफरेंस आ गया, 1 की वैल्यू क्या है, 4। तो 7 × 4 28, 4 × 4 16। What will be the ratio एज ऑफ ए एंड बी 4 year hence, मतलब आज से 4 साल बाद। ये कितना हो जाएगा, 28 और 4 32 और 16 और 4 20। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 5 और इसको 8, तो मतलब 8:5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 60%। ठीक है, एक स्कूल ए की बात की गई है। ठीक है, अब उसमें देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 60%। मतलब अगर स्कूल ए में टोटल 100 लोग आए थे, अपीयर किया था, तो 100 में से क्लियर कितने लोग हुए, 60 लोग क्लियर हुए। ठीक है, उसके बाद इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 30% मोर देन अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए। और स्कूल बी में कितने अपीयर हुए थे, इससे 30% ज्यादा, मतलब 130 लोग अपीयर हुए। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल बी इज 60% मोर, और इससे 60% ज्यादा, मतलब 36 ज्यादा है तो 96। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। देखो 96 उसने पूछा है, 130 का कितने परसेंट है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 13 से डिवाइड करेंगे, पहले 7 पे करेगा, 13 × 7 कितना होता है आपका, ठीक है 97, बचेगा 5, उसके बाद करेगा आपका
3 पे, मतलब 73 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फ्रूट वेंडर प्रोसेसेस टू सेल फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट, ही गेन्स 40% इन दिस मैनर, व्हाट डज ही सब्स्टिट्यूट फॉर 1 किलोग्राम। तो 1 kg के स्थान पे उसने कितना लिया था। देखो जब भी फॉल्स वेट की बात आती है, फॉर एग्जांपल अगर एक शॉपकीपर आपको 1 kg के रिस्पेक्ट में सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं उसका जो प्रॉफिट है वो 200 ग्राम का प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो ये 800 है ये शॉपकीपर के लिए सीपी था, और जो एसपी है वो 1000 है। ठीक है, एसपी कितना है? 1000 है, कि तभी उसने 200 ग्राम का प्रॉफिट लिया था। ये क्या था आपका? गिवन वेट, और ये क्या है? एक्चुअल वेट। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5, मतलब इसमें 5 आपका क्या है? सीपी, और 7 क्या होगा? एसपी होगा। मतलब जो एक्चुअल वेट है वो कितना है आपका? 1000 ग्राम। तो 7 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000/7, और 5 इंटू 1000/7 करो तो ये आपका आंसर आ गया। देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 पे करेगा, ठीक है, 49, फिर 1 बचेगा, मतलब 1 पे डिवाइड करेगा तो कितना बच गया? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 35% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। एक चेयर है और एक टेबल है। अगर चेयर का कॉस्ट प्राइस मैं 100 मान लूं तो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 135 है। इफ द शॉपकीपर सोल्ड चेयर एट 25% प्रॉफिट, चेयर को 25% प्रॉफिट पे सेल करना है, मतलब 125 पे सेल करना है। ठीक है, एंड टेबल एट 33 1/3% लॉस, और टेबल को 33 1/3% के लॉस पे सेल किया गया, मतलब 1/3 पे लॉस पे सेल किया गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एसपी कैलकुलेट करता हूं तो 135 माइनस, देखो इसको, इसका अगर 1/3 कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया? 45 हो गया। मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, ही गेट्स टोटल लॉस ऑफ 1350 रुपीज, 1350 रुपए का उसको टोटल लॉस हुआ। देखो टोटल उसका जो सीपी था वो कितना था? 235 था। अगर मैं यहां से टोटल एसपी की बात करूं तो 215 रुपए है, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग 20 रुपए का लॉस हुआ वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1350 था। 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 135 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अब टेबल का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना। देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इंटू 100 कर लेते हैं तो चेयर का प्राइस आ जाएगा मेरे पास, या इसको डायरेक्ट 135 कर लो। ठीक है, इसको हमें इसको डायरेक्ट 135 ही कर लेते हैं, 100 निकालने की जरूरत ही नहीं बचेगी। ठीक है, देखो लास्ट में कितना हो जाएगा? 25 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 इंटू 13 करेंगे तो 13 प्लस 13 26 डिवाइड बाय प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये 9112.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट्स टू 2249 इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। देखो पहले साल 3% लगा, दूसरे 4% और तीसरे साल 5%। तो टोटल मतलब अगर मैं बात करूं एटलीस्ट 12% लगा है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो उससे भी ज्यादा लगेगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं इसका 10% भी कैलकुलेट करता हूं तो ये 218 बनेगा, पर आप इसमें ऐड करके देखो इससे बड़ा चला जाएगा, आपका बनेगा नहीं, बात नहीं बनेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको भी ऑप्शन ये कैंसिल हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपका, क्योंकि इसमें 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, और वो इसका सीधा 12% कैलकुलेट करूंगा 240 आएगा। ठीक है, सिंपल सा सबसे आसान ऑप्शन था। चलिए क्या कह रहा है? 56 सोल्जर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 56 सोल्जर्स 24 डेज में करते हैं, तो 42 सोल्जर्स कितने डेज में करेंगे? ठीक है, अगर इसको देखो, अगर हम
7 से डिवाइड करते हैं, इसको 8 पे करेगा, 3 से डिवाइड कर 6 से डिवाइड करेंगे 4 पे करेगा, 8 इंटू 4 32 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P कैन डू ए टास्क इन 45 डेज, Q इज 50% मोर एफिशिएंट देन P। 50% मतलब 1/2, ठीक है। अगर यहां से मैं P और Q की एफिशिएंसी की बात करूं तो Q की एफिशिएंसी अगर 2 है तो P की एफिशिएंसी 3 होगी। एफिशिएंसी का रेशो अगर 3:2 है तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा, 2:3 होगा, ठीक है। P कैन डू Q इज 50, सॉरी Q की एफिशिएंसी ज्यादा है, Q की एफिशिएंसी ज्यादा थी, यहाँ पे रेशो उल्टा हो जाएगा, ये P और Q तो 2:3, तो ये एफिशिएंट टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 3:2, तो 3 मतलब 45 है तो 2 मतलब 30, कि P अगर इस काम को 45 डेज में करता है तो Q 30 डेज में करता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, R कैन डू द सेम वर्क इन 7.5 डेज लेस देन Q। लो जी सबका आ गया, तो मेरे पास P Q और R आ गया, ये 45 डेज में कर रहा है, ये 30 डेज में कर रहा है, और ये 22.5, तो मैं पॉइंट हटाकर यहाँ 0 लगा देता हूँ। तो ये टाइम का रेशो मेरे पास क्या आ गया, देखो 25 से डिवाइड करूंगा, 25 इसको 9 पे डिवाइड करेगा, 25 से डिवाइड करूंगा इसको 12 पे डिवाइड करेगा, 25 से डिवाइड करेंगे इसको 18 पे करेगा। उसके बाद आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 3, 4 और 6, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये बनेगा आपका 6 इंटू 3, और ये बनेगा आपका 6 इंटू 4। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो और उसके बाद 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2:3:4 ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया। P 45 डेज में कर रहा था, एफिशिएंसी 2 है, तो अगर मैं टोटल वर्क की यहां बात करूं तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 45 इंटू 2 90 हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया था, इफ P and Q start the task together and after X days they left the task। P और Q मतलब 5 के एफिशिएंसी से इन्होंने X डेज के लिए वर्क किया, ठीक है, उसके बाद चले गए, एंड R कंप्लीट, R की एफिशिएंसी कितनी है 4, और इसने ये जो रिमेनिंग वर्क है X प्लस 9 डेज में किया, और टोटल वर्क कितना था 90। 5X प्लस 4X ये कितना हो जाएगा 9X, 90 माइनस 36, तो ये कितना मिलेगा 54 डिवाइड बाय 9 मतलब 6 डेज। तो x की वैल्यू ही उसने पूछी थी, तो 6 डेज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 20,000, द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इज गिवन एज 3:7, इफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%। देखो सॉरी, फीमेल और मेल का रेशो दे रखा है, फीमेल और मेल का रेशो दे रखा है 3:7, मतलब अगर मैं इसको 300 और इसको 700 मान लूं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, बिना इसके जीरो एज्यूम करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे काम चल जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि 20% इंक्रीज हुआ पर एनम और मेल में इंक्रीज हुआ 40%। तो बताओ 2 साल के बाद मेल और फीमेल का रेशो कितना था, मतलब रेशो पूछा मेल और फीमेल का, तो उसी पे करते हैं। तो 140 डिवाइड बाय 100, 140 डिवाइड बाय 100, और इसका रेशो कैलकुलेट करना है 3 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 के साथ, इंटू 120 डिवाइड बाय 100। देखो ये 7/5 हो जाएगा, ये 7/5, ये 6/5, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिस बच्चे को फ्रैक्शन याद होंगे 25 से 25 कैंसिल, 343, मतलब स्टार्टिंग में 343 किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 पर्सन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:5:8, आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्ट 4300 मोर एंड बी विड्रॉ 3200 रुपीज। मतलब देखो ए, बी और सी, ये रेशो कितना था, 4x था, 5x था और 8x था। तो 1 साल के बाद इसने अपने 4300 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए, बी ने अपना 3200 रुपीज विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद इन दोनों का रेशो कितना बताया गया है, 5:4 बताया गया है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 4300 इंटू 4 इज इक्वल टू 25x माइनस 3200 इंटू 5। x को एक साइड कर लेते हैं तो 5x आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से 100 तो कॉमन आ गया आपका,
100 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा 172 और ये कितना हो जाएगा आपका 160। 5 से डिवाइड करेंगे 20 तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20 इंटू ये कितना मिलता है 12 मतलब 240 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 240 आ गई। ए इन्वेस्टेड इनिशियली तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, एक सेकेंड, 3200 माइनस ये प्लस हो जाएगा ना हमारा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इधर आकर प्लस होगा। x की वैल्यू होगी 20 इंटू लास्ट में यूनिट डिजिट 2 7 13 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इसको x की वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 4 80 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 4 6 और 4 तो 4640 इंटू 4 नहीं 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पे डिवाइड होगा, 100 कॉमन लिया था हमने 17 और 160। इसमें कुछ नंबर में कहीं गड़बड़ लग रही है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x 0 एक सेकेंड, कहीं कुछ कैलकुलेशन में 4x प्लस ए ने इन्वेस्ट किया है, 4x प्लस 5x था हमारे पास और 5x माइनस 3200 और रेशो था 5:4 हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सॉरी ये स्टार्टिंग में ये वाला भी था ना हमारे पास, क्योंकि 4x प्लस इंटू 1 होगा। हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का जो उसका इनिशियल अमाउंट था वो तो कंसिडर किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ से ही हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में। देखो क्योंकि 1 साल के लिए तो ये पैसा लगा था उसका, 1 साल के लिए तो ये पैसा उसका लगा था। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद उसने क्या किया है, इसमें 4300 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए हैं और बी ने इसमें से 3200 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब ए का टोटल पैसा कितना हो गया, देखो ये 8x प्लस 4300 हो गया ना, और बी का टोटल पैसा कितना हो गया 10x माइनस 3200 हो गया इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। इस वजह से वो हमारा नंबर मिसमैच हो रहा था, ऑप्शन तभी मैच नहीं हो रहे थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 16 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 50x माइनस, अब देखो x को एक साइड कर लेते हैं तो 12x आपका आ गया 172 प्लस दिस, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ 00 हो जाएगा हमारा 232 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इंटू 4 कर लेते हैं, ठीक है। बस अब इस पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो अब आंसर हमारा मैच हो जाएगा और आंसर आपका ये अप्रोक्स में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसको जब अगर पूरा डिवाइड करोगे 3 2 5 और 2 7, ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। एक ट्रक ड्राइविंग ऑन ए हाईवे पास्ट ए मैन वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 15 km/h इन द सेम डायरेक्शन, ही कुड सी द ट्रक फॉर 2 मिनट्स फॉर 500 मीटर। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, x माइनस 15 इंटू 5/18 इंटू 2 मिनट है तो मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो इसको, ये 10 पे करेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 3, ये 5 था यहाँ पे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको 5, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी 15 प्लस 15 30, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ए बाइक इन 2 आवर्स, मतलब जो बाइक की उसकी स्पीड है तो वो 100/2 स्पीड कितनी बनेगी 50 बनेगी, ठीक है। ही देन ट्रेवल इन बस फॉर 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद उसने बस में 8 आवर्स ट्रेवल किया है
अच्छा सॉरी, ये बाइक का था, ये बाइक का हो गया, पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद बस से उसने 8 घंटे ट्रैवल किया है, एंड देन ट्रेन बाय 9 आवर्स, और ट्रेन से उसने जो ट्रैवल किया है वो 9 घंटे ट्रैवल किया है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन, इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है आपका 4:5 है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो 4/5 तक, इसका बाइक की स्पीड का मतलब 50, 10 पे डिवाइड करेगा तो ये कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, इंटू 8 तो मतलब ये कितना हो जाएगा 32, तो इंटू 32 इंटू 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 9 इंटू 4 360, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 कैरी 1 24 प्लस 1 25, तो 256 प्लस 50, एक सेकेंड, उसने पूछा था हमसे, और ये 100 था हमारे पास, सॉरी 100, टोटल स्पीड 50 थी, डिस्टेंस 100 था, ये 1 हो जाएगा और 7, तो 716 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई डाउट या कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। Hello everybody, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. So guys, we are to the mock number 62 of English, and let us see what we have in the English store for us. Moving forward with the first slide over here, it shows upon the words that you have to choose out of these given words in terms of the synonymous behavior. कौन से synonyms है, कौन से equivalent similar है? Rare का जो equivalent है that is scarce. नेक्स्ट वर्ड है सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब होता है काफी फास्ट यानी क्विकनेस। उसके बाद क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड साइक्लोन। समथिंग विच इज नॉट थॉरो और प्रोफाउंड इज सुपरफिशियल। ये आपके पास एयर है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। टू गिव अप स्मोकिंग, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, न्योछावर कर देना। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डबियस पॉलिसी। द एलिगेंटली डिजाइन्ड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल, वेराइटी एंड कलर। एम्फेसिस ऑन स्टाइल, वेराइटी एंड कलर, तो यहां पर एरर 3 में आएगा। ये आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द कमीशंस आर सेट अप टू आस्क इनटू द इंसिडेंट्स, आस्क इनटू, इंक्वायर इनटू, डिमांड इनटू या लुक इनटू। अब वो आस्क ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, कहता है यार इंसिडेंट्स में देखना है, अंदर छानबीन करो, तो ये हो जाएगा लुक इनटू। मैन हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कलेक्ट वेल्थ, अब मैन की डिजायर है वेल्थ को कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना। कलेक्ट होता है चुन चुन के इकट्ठी करना, एक्यूमुलेट इज लाइक जो मेरे पास आया मैं उसको जोड़ के रखूंगा, एक्यूमुलेट करना। वुमेन होता तो शायद वेस्ट लगा भी सकते थे हम लोग। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन है, आपको PQRS में डिटेल करना है। विद अ चकल शी हैंडेड हिम हर मेडिसिन, शी ओपनड द लिड एंड द रिसीवर्स ओवर हर ईयर्स व्हिच शी हेल्ड व्हाइल एंड अटैच्ड। देखो व्हाइल लुकिंग तो बन रहा है, आर लास्ट में आना चाहिए, आर लास्ट में कहां कहां है, डायरेक्टली नहीं गिवन है। व्हाइल हाँ मतलब नहीं है। अब पी लास्ट में लगा सकते हैं हम, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो बोल रहा है कि उसने डायरेक्टली दिया है। तो कहता है अगर मशीन के साथ विच ही हैड लगाया, विच ही हेल्ड आर लगाया, उसके बाद व्हाइल शी ओपन एक और सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो कहता आर लास्ट में नहीं था, यानी आर के बाद सब्जेक्ट चाहिए, आर के बाद पी होना चाहिए। आर पी बी में दिखता है तो आर पी एस क्यू हमारा करेक्ट अरेंजमेंट होगा, बिकॉज इस कंजंक्शन को एक नया सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। वो यहां पर था वर्ब या फिर यहां पर था, तो हमने पी चुना बिकॉज आर ऑप्शन में ही नहीं है। हैप्पीनेस की बात हो रही है, अब ये भी देखो जरा, हैप्पीनेस इज लगा सकता है, इंटेंस नहीं लगा सकता, ऑफ नहीं लगा सकता, विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ। अब ये देखो जरा, ऑफ के बाद इंटेंस, इनकन्वीनियंस और डिस्कंफर्ट और पेन, क्यू तो लास्ट में ही आना बनता है, ए और बी में क्यू लास्ट में पॉसिबल है। फिर उसके बाद पता लगता है कि ये स्टार्ट हैप्पीनेस के साथ इज लगाकर होगा, तो ये आपका आंसर हो गया।
Idiom आया है, the politician was able to sway the mob with his gift of the gab. Fluency of speech is called the gift of the gab. There we go with this mock. I hope you enjoyed it and learned a lot of things. We shall be taking this further in the next sessions. Thank you.